What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग हमारे डे 19 पे पहुंच गए हैं। जस्ट 2 more days to go और हमारा इकोनॉमिक्स भी समाप्त हो जाएगा। तो इस डे 19 पे आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन इको के हम लोग 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, तो 4 ही बचे हैं। 2 हम कल करेंगे डे 20 पे, 2 हम डे 21 पे करेंगे और हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स भी खत्म। बीएसटी हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अकाउंट्स भी बहुत अच्छे फ्लो के साथ चल रहा है। तो बहुत शानदार सीरीज रही जिसमें आप सबने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी और मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि आप लोगों के पास एक ऐसा प्लेलिस्ट है जिसको आप क्विकली बोर्ड से पहले भी देखोगे ना तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो एक चीज हमने बहुत मेहनत से बनाई है और आपके लिए एक बहुत शानदार चीज बन गई है। तो जाके बच्चों कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो। सेकेंडली, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो ये ना बेटा जी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर, और इसका रिवीजन और नॉर्मल पढ़ने में कोई भी फर्क नहीं होता। मतलब ये इतना बड़ा चैप्टर है ही नहीं। तो जस्ट मैंने अभी 2-3 महीना पहले ही आपको बीओपी पूरा का पूरा समझाया था जब हमने पूरा सिलेबस करा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से विद इन 30 मिनट्स मैंने समझाया है। तो आप इसी वीडियो को मैं क्लिप कनेक्ट कर रहा हूं, इसी के अंदर जोड़ रहा हूं। इसको अलग से मुझे लगा कि रिवीजन में शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, यही शॉर्ट ही है। चैप्टर ही इतना छोटा सा है, 3 नंबर के आपको एग्जाम में आना है। तो आप इसी वीडियो से इसको रिवाइज करो। आप लोगों को रिवीजन के साथ साथ बुक रीडिंग लगानी है, लर्न कर लेना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बीओपी के साथ और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स को करते हैं समाप्त। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइस हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को शुरू करेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू करने से पहले मेरे पास ऑलरेडी ये नोट्स हैं बहुत सारे बने हुए, लेकिन मैं नोट्स की मदद से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम्हें लिख के पढ़ाऊंगा। नोट्स भी तुम्हें अभी पढ़वा दूंगा कि किताबों में क्या लिखा है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे कि किताब में क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखो हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो तो अकाउंट को समझ गए, जो साइंस वाले और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से थोड़ा समझना है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो अकाउंट एक वो चीज होती है जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी। क्या रिकॉर्ड करी जाएंगी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है मैं इस पे भी आऊंगा, बट बिफोर दैट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो किसके बीच में हो रही हैं? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, रेजिडेंट ऑफ the country and the rest of the world। यानी कि यहां पे इस अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि इकोनॉमिक नेचर की है। अब इकोनॉमिक भी बता ही दो ना सर, क्या इकोनॉमिक, इकोनॉमिक गाने गाए हुए बहुत देर से। लो, इकोनॉमिक में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं विजिबल्स। विजिबल्स का मतलब क्या होता है? विजिबल जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, गुड्स। दूसरे इसमें आते हैं इनविजिबल्स। इनविजिबल्स का क्या मतलब होता है सर? जो आपको दिखते नहीं है, आप सिर्फ फील कर सकते हो। सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टर, दुनिया भर की सर्विसेज हैं जो हम लोग सेल परचेज करते हैं। विजिबल, इनविजिबल। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। सर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? यूनिलेटरल बच्चों हम लोग बोलते हैं वन साइडेड को, जैसे कोई भी गिफ्ट हो, कोई भी ग्रांट हो, कोई भी डोनेशन हो, कोई भी ऐसी चीज जो वन साइडेड हो, जिसके एक्सचेंज में कुछ नहीं आ रहा, उसको हम यूनिलेटरल बोलते हैं। और चौथा होता है कैपिटल ट्रांसफर्स। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस ये 4 चीजों पे तुम्हारा चैप्टर है। तो विजिबल्स, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल, इन सबको रिकॉर्ड करना है। और ये ट्रांजैक्शंस किसके बीच में होनी चाहिए? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जांपल हमारा चिंटू तुम्हें पूरा चैप्टर समझाने में मदद करेगा। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी हमारे विदेशी हैं, इसका मतलब चिंटू जितनी भी चीजें बाहर बेचेगा इंडिया से बाहर,
और बाहर से खरीदेगा। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगे उनका रिकॉर्ड जिस पर्टिकुलर अकाउंट में रखा जाएगा उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। सिंपल। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो एक साल का बनेगा। कौन सा साल होता है सर? वो फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर एक वो ईयर होता है जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि एक साल का बनाया जा रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे, ठीक है ना। जो एक पॉइंट पे बनता है उसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किस किस के बीच में, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो रिकॉर्ड होने वाली है यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि एक अकाउंट है तो ये कौन सा सिस्टम फॉलो करेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। सर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर चीज के दो इंपैक्ट होना, ठीक है या नहीं है? भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम इसके बदले में मुझे लाइक दोगे, कमेंट्स करोगे, बहुत अच्छे अच्छे हमारे सब्सक्राइबर बिल्ड होंगे। तो हमेशा एक टू वे रिलेशन है। आप कुछ भी खरीदने के लिए जाओ, आप पैसे दोगे, आपको सामने से सामान मिलेगा। आप कुछ भी बेचने के लिए जाओ, आप सामान दोगे, सामने से पैसा मिलेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम हम हमेशा अकाउंट्स में लेके चलते हैं। इसका मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके दो साइड होने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम है तो उसके कितने साइड्स होंगे? दो साइड्स होंगे सर। अब दो साइड्स हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है और मैं मान लेता हूं कि ये मेरा डेबिट साइड है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? मैं इधर लिखूंगा डेबिट आइटम्स। इसको क्या बोलते हैं? डेबिट आइटम। समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मैं मान लेता हूं। और मैं इसको मान लेता हूं कि इधर हम लिखेंगे क्रेडिट आइटम्स, ठीक है। सर डेबिट में क्या लिखते हैं बच्चों? डेबिट में लिखते हैं हम लोग सारे आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब क्या है? जब भी आपके पास से पैसा बाहर जाएगा तो वो डेबिट में लिखना। क्रेडिट में क्या लिखते हो? क्रेडिट में लिखते हो सारे इनफ्लो। इसको हम पॉजिटिव साइड भी बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव साइड भी बोलते हैं। इनफ्लो का मतलब जब भी बाहर से पैसा आएगा। क्लियर है? तो दो साइड बन गई, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट को हम लोग नेगेटिव साइड बोलते हैं, आउटफ्लो वाली साइड, पैसा बाहर जाएगा। क्रेडिट को हम लोग पॉजिटिव साइड बोलते हैं या इनफ्लो वाली साइड बोलते हैं। अब भैया रिकॉर्ड क्या होने वाला है? रिकॉर्ड होने वाली है बस चार चीजें, याद करो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल। विजिबल क्या है? गुड्स। चलो अब बात करते हैं सर पैसा बाहर कब जाएगा, माइनस कब होगा? अगर चिंटू बाहर से सामान खरीदे, है ना, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं? हम यहां पे लिखते हैं लेट सपोज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर चिंटू इंपोर्ट करेगा तो पैसा बाहर जाएगा ना, तो डेबिट साइड में आ जाएगा। और अगर चिंटू एक्सपोर्ट करे, अगर चिंटू बाहर बेचे माल को, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसा आ गया, इनफ्लो होगा। भाई बेचेगा तो पैसा आएगा बाहर से। तो यानी कि हमारे पास ये तो विजिबल्स हो गए। डन, एक चीज रिकॉर्ड कर दी, सिंपल। उसके बाद क्या आता है सर? सर्विसेज। अब अगर सर्विसेज बाहर से ली जाए, जैसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बीपीओ, इसके अलावा बैंकिंग, शिपिंग, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बाहर से ली जाती हैं। हम बाहर देते भी हैं और बाहर से लेते भी हैं। अब अगर सर्विसेज ली तो फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल हो गया, पैसा जाएगा तो माइनस में आ गया, डेबिट साइड में आ गया, डेबिट आइटम में आ गया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पैसा आ गया। बैंकिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, दुनिया भर की बीपीओ, आउटसोर्सिंग इंडिया में दुनिया भर की होती है। हम लोग बहुत सारे कॉल सेंटर्स बाहर वालों के लिए काम करते हैं ना, तो वो क्या है? सब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। वो हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाता है। हो गया, विजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया। यूनिलेटरल। सर यूनिलेटरल क्या होता है? यूनिलेटरल का मतलब है कि बेसिकली वन साइडेड ट्रांसफर्स, जैसे कोई गिफ्ट्स है, जैसे कोई डोनेशन है, जैसे कोई ग्रांट्स हैं, वो सब चीजें, ठीक है। तो सपोज बाहर पैसा गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। बाहर पैसा गया तो नेगेटिव हो गया, और अगर बाहर से पैसा आ गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, तो वो प्लस में आ जाएगा। सही हो गया, परफेक्ट है ना। अब जैसे गिफ्ट है, सपोज मोदी जी गए कहीं यूएस गए, तो उन्होंने मोदी जी को बहुत सारे गिफ्ट दिए, तो मोदी जी वहां से गिफ्ट लेके आ गए यूनिलेटरल, तो वो क्या है? बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड है ना। और यहाँ पे कोई लीडर घूमने के लिए आया, उसको हमने कोई गिफ्ट दे दिया, तो टू अब्रॉड है। परफेक्ट है। इसके बाद आता है कैपिटल।
लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ छोटी छोटी इनकम्स और कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कोई इंटरेस्ट इनकम हो गया या कोई रेंटल इनकम हो गया। तो इनकम, रिसिप्शन पेमेंट, छोटी मोटी इनकम वगैरह वो भी यहीं आ जाती हैं। तो अगर आपने बाहर पे करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम लाइक रेंटल या आपका इंटरेस्ट पेड टू अब्रॉड, अगर आपने बाहर पे करा तो वो आ जाएगा। एंड सिमिलरली इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आ गए ये छोटे मोटे, तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सही है। तो ये हो गया विजिबल। ये आपका बेसिकली इतना वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये आपका क्या था, ये थे आपके विजिबल्स। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका वो है इनविजिबल्स। ठीक है। ये वाला पार्ट जो आ गया आपका वो यूनिलेटरल्स। सही है। ये इनकम छोटी मोटी हमने वैसी ऐड करके आपको दिखा दी, क्योंकि ये भी कई बार आ जाती है। लास्ट क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। जो कैपिटल होती है ना बच्चों, जो कैपिटल होती है वो बेसिकली इसके कंप्लीट होने के बाद होती है। इसका मतलब यहां पे ना जो बीओपी है वो आधा खत्म हो जाता है। अब इसके नीचे कैपिटल होती है, इसके नीचे क्या होती है, कैपिटल होती है। तो सर इसके नीचे कैपिटल में क्या क्या आता है, कैपिटल में हम सबसे पहले बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लोन लेना या लोन देना, राइट। तो अगर मैं लोन लूंगा, पैसा आएगा, तो वो इधर आएगा प्लस में, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। आपने अगर बाहर से लोन ले लिया तो पैसा आ जाएगा ना, तो इधर लिख दिया। और लोन दे दिया बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं, लेंडिंग, लेंडिंग टू अब्रॉड। परफेक्ट हो गया। बोरोइंग पैसा आया, लेंडिंग पैसा चला गया। दूसरा क्या होता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, पैसा गया, है ना। सर इन्वेस्टमेंट कैसे करना भाई, बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, बाहर कोई शेयर खरीद लिए, दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, मैं आ रहा हूं अभी उस पे भी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर से आ गया, तो जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड की, तो इसका मतलब है कि बाहर पैसा गया। सर ये जो इन्वेस्टमेंट है कितने प्रकार की होती है बच्चों, इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है हमारे पास, यहां नोट कर लेना। एक होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो हमारे पास दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एफडीआई, एफडीआई क्या होता है, किसी भी एसेट को पूरा ही ले लेना, पूरा ही खरीद लेना, उसका पोजेशन ही ले लेना। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, पूरी की पूरी आपकी हो गई, वो एफडीआई है। अब किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वो भी तो आपने इन्वेस्ट ही करा है, लेकिन वो कंपनी पूरी की पूरी आपकी थोड़ी ना हो गई, उसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एफडीआई, जब आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो और उसकी ओनरशिप सारी हो गई, पोजेशन भी आपका हो गया। और एफआईआई, जिसमें हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ शेयर्स की। परफेक्ट, ओनरशिप तो आपको मिलती है लेकिन पोजेशन पूरा आपका नहीं होता। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, चेंज, हमारे पास विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सर विड्रॉल और एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या मतलब होता है, उसको समझने के लिए पहले हमें यहां तक चीजें समझनी होंगी। आओ जरा पहले अब यहां तक चीजें समझो। अब देखो यहां पे मैंने आपको ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स लिखे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, और ये कैपिटल। कैपिटल में मेनली बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब समझो, ये जो सबसे पहला वाला पार्ट है ना हमारा, सबसे पहला वाला, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, ये वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ जिसको मैंने बोला विजिबल्स, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, विजिबल्स। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस देखूं, सिर्फ विजिबल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर मैं डिफरेंस देखूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सबसे छोटा कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बस
जैसे सपोज हमने एक्सपोर्ट करा हमने, लेट सपोज 5,000 का सामान और इंपोर्ट करा 4,000 का सामान। ये नेगेटिव है ना, 5,000 पॉजिटिव था, 4,000 नेगेटिव था। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे ना 3 सिचुएशन बच्चों बन सकती है। सबसे पहली सिचुएशन कि भाई 5,000 आपने एक्सपोर्ट करा, 4,000 आपने इंपोर्ट करा, तो आपके पास 1,000 का पॉजिटिव बैलेंस आ गया। इस पॉजिटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस, BOT। इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस BOT। सरप्लस BOT का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो सरप्लस आया बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो जाएं कि 5,000 का ही एक्सपोर्ट, 5,000 का ही इंपोर्ट, द वैल्यू इज निल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड, BOT, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, और मैं बोलूं कि एक्सपोर्ट है 5,000 और इंपोर्ट है 6,000, तो आपका ये 1,000 नेगेटिव में आ जाएगा, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डेफिसिट, BOT। इसका मतलब जो BOT है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो 3 तरीके का हो सकता है। अगर बराबर हो गया तो उसको बैलेंस बोलते हैं, ज्यादा हो गया यानी पॉजिटिव फिगर आई तो उसको सरप्लस बोलते हैं, कम हो गया यानी नेगेटिव फिगर आई तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट है ये बात, बहुत ही बढ़िया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सबसे छोटा कंपोनेंट, अगर सिर्फ गुड्स की बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं? BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद फिर और भी चीजें आ गई सर, और कौन कौन सी चीजें आ गई? जैसे सर्विसेज आ गई। अब फॉर एग्जांपल सर्विस की मैं बात करता हूं, यहां पे मैंने ले लिया 300 और यहां पे मैंने ले लिया 300, ये 300 ही था फॉर एग्जांपल। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, सपोज हमें मिल गए 2,000 रुपए के और हमने जो बाहर पे करे वो करे 3,000 रुपए के। ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास? कोई छोटी मोटी इनकम हमारे पास 200 की आई और 300 की चली गई। अब ये जो जितनी भी चीजें ली ना मैंने, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल। वैसे 4 होती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल। तो जो 3 चीजें हमने ले ली, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और छोटी मोटी इनकम, इन 3 चीजों के बैलेंस को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। 3 चीजें कंसिडर होती हैं इस अकाउंट को, क्या बोलते हैं हम? करंट अकाउंट। मैंने इसीलिए बोला था कि 2 पार्ट्स में बनता है BOP, ये वाला अलग पार्ट और नीचे वाला अलग पार्ट। तो ऊपर वाली जो 3 चीजें आई, कौन कौन सी 3 चीजें आई? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, उनको बोल दिया करंट। और जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला, ये, इसको बोलते हैं कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो ऊपर वाली 3 चीजों को करंट बोलते हैं, नीचे वाली को कैपिटल बोल देते हैं, समझे? अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका बैलेंस करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, करंट में जो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, करंट में जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 5,000, 2,000, 7,000, 7,500, पॉजिटिव आ रहा है 7,500। नेगेटिव कितना आ रहा है? 4, 5, 6, 7, 7,600 का नेगेटिव आ गया, 7,600 का नेगेटिव आ गया। इसका मतलब 100 नेगेटिव आ गया, 100 का आ गया हमारे पास नेगेटिव। ये जो नेगेटिव आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब ये जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, ये भी 3 तरीके का हो सकता है। या तो करंट अकाउंट बैलेंस, जिसको हम CAB बोलते हैं। CAB का मतलब करंट अकाउंट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट में दोनों तरफ सेम वैल्यू हो। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? CAS। CAS का मतलब करंट अकाउंट सरप्लस, अगर वो पॉजिटिव हो। और अगर वो नेगेटिव हो जाए, जैसे ये हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? CAD, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर वो नेगेटिव वैल्यू हो। तो करंट अकाउंट 3 तरीके का बैलेंस दिखा सकता है, या तो बराबर होगा, उसको हम बैलेंस्ड करंट अकाउंट बोल देते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव में होगा, जिसको हम CAS बोलते हैं, या फिर वो नेगेटिव में होगा, जिसको हम CAD बोलते हैं। हो गई बात, समझ में आई? अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ जी सर, यहाँ पे थे 7,600, 7,500 आपके पास हैं और आपको पे कितने करने हैं? 7,600। तो आपको 100 की और जरूरत पड़ेगी। इस 100 को पूरा करने के लिए कैपिटल अकाउंट यूज होगा। कैपिटल अकाउंट का पर्पस ही ये होता है, करंट अकाउंट की कमी को पूरा करना। कैपिटल अकाउंट बनाया ही क्यों जाता है?
करंट अकाउंट की कमी को पूरा करने के लिए। तो अब जैसे यहां पे आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बोरो कर लेंगे या बाहर से इन्वेस्टमेंट मांग लेंगे। तो बाहर से पैसा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस सिनेरियो में, या तो हम बोरो कर सकते हैं या हम बाहर से इन्वेस्टमेंट मांग सकते हैं। तो इधर बोरोइंग्स या इन्वेस्टमेंट्स। सपोज अभी तो आपके पास डेफिसिट था, अगर आपके पास सरप्लस होता, ये तो डेफिसिट था, तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपने क्या करा भाई, आपने बोला या तो बोरोइंग हो बाहर से या फिर इन्वेस्टमेंट हो बाहर से। एक तीसरा तरीका भी है रिजर्व्स, वो भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। अगर आपके पास सरप्लस होता तो आप क्या करते, अगर आपके पास पॉजिटिव बैलेंस होता, सपोज यहां पे मैं बोलता कि पॉजिटिव तो था 8000 और नेगेटिव था 7500, तो आपके पास 500 का सरप्लस रहता, तो आप क्या करते, तब भी हमें यहां से 500 निकालना था, यानी करंट अकाउंट तो हमेशा बैलेंस होगा ही होगा, तब भी मुझे यहां से 500 निकालना था। फिर मैं क्या करता, फिर मैं उस 500 को या तो बाहर लेंड कर देता, यानी लोन दे देता, या इन्वेस्ट कर देता। तो यहां पे जो करंट अकाउंट है ना, ये तो हमेशा बैलेंस होगा ही होगा, और उसको बैलेंस करने में मदद कौन करेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब सपोज सर आपको बोरोइंग्स भी नहीं मिल रही, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं मिल रही, तो हमारे पास तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। तीसरा हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। सर आरबीआई कौन है, आरबीआई हमारा वो इंसान है जिसके पास हमारा फॉरेन एक्सचेंज का पूरा रिजर्व है। जब आप आरबीआई के फंक्शंस पढ़ते हो तो वहां पे एक फंक्शन आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो सब आरबीआई के पास पड़े होते हैं। आरबीआई कस्टोडियन है किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। बहुत पैसा है आरबीआई के पास, क्योंकि सारा फॉरेन एक्सचेंज किसके पास होता है, एपेक्स बॉडी के पास होता है, सुप्रीम बॉडी के पास होता है, सबसे पावरफुल बॉडी के पास होता है, और वो है आरबीआई। आरबीआई 1935 टू बी वेरी प्रिसाइज। जो मेरे बच्चे हैं वो समझ गए 1935 क्यों बोल रहा हूं मैं, 1935। अब क्या होगा जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि इकोनॉमी में 800 रुपए के एक्सपोर्ट हैं और 900 रुपए के इंपोर्ट हैं, तो हमें 100 रुपए की जरूरत पड़ रही है, नेगेटिव बैलेंस है हमारे पास 100 रुपए, 100 की जरूरत पड़ेगी, इकोनॉमी में 100 रुपए चाहिए। तो हम आरबीआई को बोलेंगे भाई यहां से प्लीज हमें अपने खजाने में से हमें 100 रुपए दे दो। तो आरबीआई क्या करेगा, यहां से कर देगा विड्रॉ, यहां से विड्रॉ करेगा और इकोनॉमी में 100 डाल देगा। जैसे ही 100 डालेगा काम हो गया या नहीं हो गया। तो जब भी विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसको भी हम पॉजिटिव बैलेंस में लिख देते हैं। तो तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास, विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हो गया ना काम। और अगर सर इसका अपोजिट हो, इसका अपोजिट का क्या मतलब है कि हमने 900 के एक्सपोर्ट करे और 800 के इंपोर्ट, तो हमारे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब हमारे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, यानी कि मेनली जो बात है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मेनली ये करंट अकाउंट होने के बाद, पूरा करंट अकाउंट करने के बाद अब ये हालात हैं जी। अब क्या करा जाए, तो ये जो एक्स्ट्रा है ना 100, इसको हम क्या कर देंगे, इस रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, इस रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इकोनॉमी से तो पैसा निकल के जा ही रहा है ना, तो माइनस में लिखा जाएगा एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। लो सर, उसके बाद आपका बीओपी अकाउंट हो जाता है बंद। बीओपी अकाउंट बनता ही ऐसे है, इसी तरीके से बनाया जाता है। तो हमारा जो बीओपी अकाउंट है ना वो सबसे बड़ा अकाउंट है। अब देखो बीओपी अकाउंट में हमारे पास दो तरीके के अकाउंट है। सर कौन से दो तरीके के अकाउंट है बीओपी में, एक तो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारे पास तीन चीजें लिखी जाती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, चौथा एक छोटी मोटी कोई इनकम। ठीक है। फिर होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्या पर्पस होता है, करंट का, अगर करंट के बाद एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको एब्जॉर्ब करना, पैसे की कमी है तो उसको पूरा करना। इसको पूरा करने के लिए कैपिटल अकाउंट में तीन ट्रांजैक्शंस होती हैं। नंबर 1 बोरोइंग्स, या तो लेना या लेंड करना। दूसरा हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, या तो इन्वेस्टमेंट लेना या इन्वेस्ट करना। और तीसरा अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से या तो पैसा निकालना और या पैसा उसमें डालना। तो ये हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है। जब हम सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में हम बात करें अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की,
तो उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब यह है कि जो हमने कंपोनेंट पढ़े सारी चीजें, इसमें बीओटी सबसे छोटा है। बीओटी सबसे छोटा है। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? गुड्स की। बीओटी से बड़ा है करंट अकाउंट। बीओटी से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसके अंदर गुड्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर सर्विसेज भी आ जाएंगी, इसके अंदर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आ जाएंगे और इसके अंदर छोटे मोटे इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स भी आ जाएंगे। और इससे भी बड़ा है पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इससे भी बड़ा कैपिटल अकाउंट है। नहीं बच्चों, बीओपी सबसे बड़ा है क्योंकि कैपिटल इसी का तो पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आते हैं हमारे गुड्स भी, यहाँ पे आते हैं हमारे सर्विसेज भी, यहाँ पे आते हैं हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी, और यहाँ पे हमारे कैपिटल वाली भी सारी चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं, और तुम्हें सबसे अच्छी बात पता है, चैप्टर भी खत्म हो गया तुम्हारा। जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें सबसे छोटा बीओटी होता है, उसके बाद करंट अकाउंट होता है जिसमें 3 चीजें, फिर बीओपी होता है जिसमें सारी चीजें। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इसी तरीके से, या तो लास्ट में बैलेंस हो जाएगा, या पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस। खत्म। सर इतना ही था बस, और क्या यार। ये तुम्हें बिना बात कॉम्प्लिकेट करके डराया जाता है कि बड़ा खतरनाक चैप्टर है, ये है वो है। कुछ नहीं है मेरा भाई, ये समझ लो। ये तुमने समझ लिया ना, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी नैया पार है। आओ जी, अब दिखाएं किताब में क्या लिखा है। मैं इसे छोटा करूं क्या, ताकि तुम लोग इसके स्क्रीनशॉट ले पाओ। हाँ यार, लो पूरा चैप्टर ये है तुम्हारा। एक पेज पे तुम्हें पूरा चैप्टर समझा दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट। तुम भी क्या याद रखोगे, किसी से पढ़ते थे। आओ जी, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आओ सर, मीनिंग what is balance of payment? Balance of payment is an accounting statement which provides a systematic record of all the economic transactions between residents of the country and the rest of the world. यही समझाया मैंने आपको। उसके बाद बीओपी एक समरी है जिसमें सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आएंगी, ये भी हमने समझा दिया। ट्रांजेक्शंस इसमें आने वाली हैं विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल, ये भी हमने समझा दिया। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट क्योंकि 1 साल का होता है, ये भी हमने समझा दिया। सर रेजिडेंट कौन होता है? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, जो हमारे देश में रहता है और जिसका खाना कमाना खर्चा हमारे देश से चलता है, उसको हम रेजिडेंट बोलते हैं। ये आपने नेशनल इनकम में बहुत डिटेल में पढ़ा है कॉन्सेप्ट। अब आता है सर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। मैंने आपको यही सिखाया। देखो इसका मतलब गुड्स, सर्विसेज, इनविजिबल को सर्विसेज बोलते हैं, यूनिलेटरल और कैपिटल। दीज इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। सभी गुड्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे जाते हैं इनको विजिबल बोलते हैं, एज दे आर मेड ऑफ सम मैटर और मटेरियल दैट कैन बी सीन, टच्ड, मेजर्ड। सिंपल। उसके बाद सर इनविजिबल कौन सी होती हैं? ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो या तो आपने दी हैं या ली हैं। उसके बाद इन्हें इनविजिबल बोलते हैं क्योंकि आप इनको देख नहीं सकते हो। यूनिलेटरल बच्चों 1 वे ट्रांजेक्शंस होती हैं। 1 वे में गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंस वगैरह आ जाते हैं। सिंस दीज ट्रांजेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, इनको हम अनरिकेटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। अनरिकेटेड नाम याद रखना, अनरिकेटेड क्योंकि इनके बदले में कुछ नहीं होता। कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेटेड टू कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग्स, सेल ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रीपेमेंट या परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक हो गया जी। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी मैंने बता दिया। बीओपी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। 2 साइड होंगी, क्रेडिट साइड जिसमें हम इनफ्लो लिखेंगे, इसको हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं। डेबिट साइड जिसमें हम आउटफ्लो लिखेंगे, जिसको हम नेगेटिव साइड बोलते हैं। अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस करेगा। अगर हम अकाउंटिंग वे में देखें तो बीओपी हमेशा बैलेंस करेगा, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में देखें तो 3 तरीके का हो सकता है। बैलेंस्ड, दोनों साइड अगर बराबर हो। सरप्लस, अगर आपके पास पैसा ज्यादा आया है, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आया है। डेफिसिट, अगर आपके पास ज्यादा नेगेटिव में आ रहा है, यानी बाहर ज्यादा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी की बात करें बेटा जी, तो सबसे पहले इसमें बीओटी आ जाता है। बीओटी क्या है मैंने आपको बता ही दिया। जब आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करोगे, बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। बीओटी भी 2 तरीके का होगा, सरप्लस, डेफिसिट। सरप्लस कब होगा? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। डेफिसिट कब होगा? अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे। डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा अकाउंट है बच्चों, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा अकाउंट है, इसका बच्चा है यार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, है ना। कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल सब आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आते हैं। कैपिटल, ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर की नहीं आती, क्योंकि भाई कैपिटल की तो नीचे आएंगी ना सबसे। यहां का क्या मतलब है? तो करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली।
अनफेवरेबल बीओपी, अब देखो अगर बीओपी ही नेगेटिव हो जाए, पूरा बीओपी मतलब बीओपी इज लाइक पापा, बीओटी इज लाइक बेटा, अगर बेटे को पैसे की कमी है तो वो पापा से ले सकता है ना, लेकिन अगर पापा को कमी होगी तो बेटा कहां से पूरा करेगा, वो तो बच्चा है ना उसका। अगर अनफेवरेबल बीओपी है तो वो पूरा नहीं हो पाएगा फेवरेबल बीओटी से, लेकिन अगर अनफेवरेबल बीओटी है वो पूरा हो जाएगा फेवरेबल बीओपी में। बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, ये नेगेटिव गया तो आराम से पूरा कर देगा, ठीक है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट है, करंट और कैपिटल, ये भी आपको समझा दिए मैंने, वही चार चीजें हैं ना, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल। शुरू की तीन करंट में, चौथी इसमें। करंट में क्या आएगा, एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इसमें आ जाएंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इसमें आ जाएंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड इसमें आ जाएंगे, और छोटे मोटे इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, जो मैंने आपको लास्ट में लिखवाया, स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। अब देखो क्रेडिट में क्या क्या आया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, डेबिट में क्या क्या आया, इंपोर्ट ऑफ गुड, आ गया ना। क्रेडिट में एक्सपोर्ट सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर पेमेंट्स, इनकम रिसिप्ट, इनकम पेमेंट्स, डन। फिर लास्ट में बैलेंस निकाल देंगे, जो बैलेंस निकलेगा वो करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, या तो बैलेंस होगा या CAS होगा या CAD होगा। ये CAS CAD क्या है मैंने आपको सारा समझा दिया। CAS यानी सरप्लस, CAD यानी डेफिसिट। चेक करो, स्क्रीनशॉट लो, था ना आसान चैप्टर, बिना बात इसकी एक हाइप है, पता नहीं क्या है। कैपिटल अकाउंट क्या है, records all the transactions between the residents of the country and the rest of the world which cause a change, ये लाइन याद रखना, in assets and liabilities, borrowings and lendings, investments to and from। इसका पर्पस क्या है, देखो ये मेन बात है। the capital account is used, क्यों यूज होता है, मैंने आपको बोला ना इसका खुद का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये करंट को मैच करने के लिए बनता है। तो या तो फाइनेंस करेगा ये डेफिसिट को, यानी कोई कमी रह गई तो उसको, या सरप्लस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल ट्रांसफर, सो इट डजंट हैव एनी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो अब कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम ये भी पढ़ा चुका हूं, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, परफेक्ट। विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स क्रेडिट साइड में आएगा, एडिशन टू रिजर्व डेबिट साइड में आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिट में आएगा, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड डेबिट में आएगा, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिट में आएगा, लेंडिंग टू अब्रॉड डेबिट में आएगा। सेम पढ़ा दिया मैंने आपको, ये सब लिखा हुआ है, देखो यही चीज, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, डन। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिसको हम सरप्लस भी बोल सकते हैं, डेफिसिट भी बोल सकते हैं, और बैलेंस भी हो सकता है, परफेक्ट। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की हैं, देखो जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो दो प्रकार की हैं, एक है FDI, एक है FII। तो FDI क्या होता है, परचेज ऑफ एसेट सच दैट इज गिव डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर, जैसे लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, आप पे पूरा कंट्रोल हो गया, FDI। FII क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, जैसे परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर खरीदे तो तुम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर शेयर तक के ऑनरशिप में हो, परफेक्ट। सर क्या डिफरेंस होता है कैपिटल और करंट अकाउंट में, देखो बड़े ध्यान से, जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस है वो चेंज लेके आता है सिर्फ कैपिटल स्टॉक में, करंट अकाउंट जो है वो इनकम पे इंपैक्ट दिखाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज सब हमारी इनकम का पार्ट बनेगा, ओके। इसके बाद कॉन्सेप्ट, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सर कैपिटल अकाउंट स्टॉक है, यस। क्यों स्टॉक है, क्योंकि करंट एक साल के लास्ट में उसको बैलेंस करने के लिए कैपिटल बनाया जाता है, तो पूरे साल का नहीं बनता, बिल्कुल लास्ट में आगे बनता है, तो ये तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, ये फ्लो है, ठीक है। कैपिटल में क्या क्या आएगा वो लिख दिया, करंट में क्या क्या आएगा वो लिख दिया, वही सारी चीजें, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, और इसमें बोरोइंग्स, एंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है दोनों रिलेटेड होते हैं, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू करंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज वन मोर एलिमेंट इन बीओपी, जिसका नाम एरर्स एंड ओमिशंस होता है, ऑल्दो बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक और पार्ट होता है एरर्स एंड ओमिशंस। इट इज द बैलेंसिंग आइटम विच रिफ्लेक्ट इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली। कई बार अगर एक्यूरेसी नहीं होती और बीओपी मैच नहीं हो रहा, तो वो मैच करने के लिए तीसरे आइटम में डाल देते हैं, जिसको हम एरर्स एंड ओमिशंस बोलते हैं। और ये लाइन देखो, अगर करंट में डेफिसिट आएगा तो उसको सरप्लस पूरा करेगा कैपिटल अकाउंट का, करंट में सरप्लस आएगा तो वो अब्सॉर्ब कर लेगा कैपिटल अकाउंट, परफेक्ट। बस एक लाइन और याद रखनी है, ये वाला, क्या करंट अकाउंट हमारा नेट इनकम दिखाता है, क्योंकि वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, इसीलिए
करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी। तो आई होप गाइज आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज इट, यही था बीओपी। एक दो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स और होती हैं, एक दो छोटी छोटी चीज होती हैं, जैसे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्दो दीज आर डिलीटेड फॉर दिस ईयर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जो करी जाती हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव, एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस वो होती हैं जो करी जाती हैं प्रॉफिट मोटिव से नहीं, सिर्फ करंट अकाउंट का सरप्लस या डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए। ऑटोनॉमस को अबव द लाइन बोलते हैं, लाइन के ऊपर थी। अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन बोलते हैं, लाइन के नीचे थी। इतना ही सफिशिएंट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यही था। अकाउंट समझो, तुम पूरा चैप्टर खुद लिख के आ सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो भी किताब है एक एक बार रीडिंग लगाओ एंड यू आर ऑल सेट। तो ये था बेटा जी हमारे पास पूरा का पूरा बीओपी। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोग को बीओपी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने एक एक नोट बनाया होगा, क्योंकि वो चीज लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिटन आपके द्वारा, आपकी कॉपी में, और इसी तरीके से चैप्टर्स आपके प्रिपेयर होते हैं। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हम लोगों ने हमारा पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर लिया है। अब तुम्हारे पास एक होमवर्क है। कल शाम को 4 बजे से वीडियोस आएंगी, तो कल 4 बजे तक तुम लोग फ्री हो, है ना। कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, कुछ बच्चों के, कुछ के नहीं होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, कल का दिन डेडिकेट करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। और कुछ मत पढ़ना, आज की वीडियोस देख ली, आज का काम कर लिया। अगर कुछ पेंडिंग है, कुछ होमवर्क है, तो वो आज रात को कर लो। कल सुबह उठो, सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू कर दो कि भैया नेशनल इनकम में ये था, मनी बैंकिंग में ये था, एडीएस में ये था, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज में ये था। तो जब तुम पूरा का पूरा गो थ्रू करोगे ना, तो तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरा रिवीजन भी हो गया और मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। और फिर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कि हाँ यार कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो किया है, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। इट वॉज सच एन अमेजिंग जर्नी। बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा है। बस 2 दिन और साथ दो, इकोनॉमिक्स भी हम लोग पूरा का पूरा खत्म करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।